रासायनिक समीकरण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। तो मेरा नाम आप लोगों को पता है, मेरा नाम है प्रिंस और आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से प्यारे से चैनल मैडीजी फिजिक्स में। तो उम्मीद करता हूं आप सब भी ठीक होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक समीकरण हम इससे पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, उसमें क्या परिवर्तन आ जाता है, कैसे हमारा इसमें अभिकारक अभिक्रिया कर उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ लिए हैं। अभिकारक और उत्पाद दो शब्द ये जो हमारा है इससे भी हम परिचित है, लेकिन इसे हम आज फिर से देखेंगे। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद। तो रासायनिक समीकरण के साथ साथ उस चीज को हम देख लेंगे। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया को लंबा न लिखकर एक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, वही हमारा रासायनिक समीकरण होता है। इसमें हम किसी भी पदार्थ का सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका जो हमारा संकेत होता है, जो सिंबल होता है, उसका इस्तेमाल कर एक समीकरण के जैसा उसे बनाते हैं और वही हमारा रासायनिक समीकरण हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम ऐसे लंबा चौड़ा बात करें तो लिखेंगे कि हाइड्रोजन, हमारा सिंबल ये H है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये लिखेंगे। लेकिन ये चीज बहुत बड़ा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हमारा जल का निर्माण करते हैं, इतना लिखेंगे। इतना लिखने की क्या जरूरत है? हम इसलिए रासायनिक समीकरण बनाया हमारा। हाइड्रोजन अगर शब्द में लिखेंगे आप ऐसे तो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस दे देंगे, हाइड्रोजन प्लस मतलब कि मिलकर ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर, यह हमारा ये शब्द पूरा हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर, ये एरो साइन दे देंगे, मतलब कि जल का निर्माण करते हैं। ये हमारा उत्पाद की तरफ इशारा करता है। इसका जो हेड होता है वो राइट हैंड साइड में होता है। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा राइट हैंड साइड, इसमें हमारा H2O मतलब कि जल। उत्पाद एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये हमारा राइट हैंड साइड। तो ये देखिए, इतना बड़ा चीज को ये शॉर्ट हम लोग तरीका से लिख लेते हैं। ठीक है, इसका हम लोग सिंबल यूज करके छोटा कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये हमारा H2O ऐसे फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए और छोटा इसे कर दिया, इसके संकेत लिख के। ठीक है, इसका सिंबल्स का यूज करके हम लोग इसे और छोटा कर दिए। तो ऐसे ही रासायनिक अभिक्रियाओं को एक समीकरण में हम बनाते हैं उनके संकेतों का यूज करके। ठीक है, ये हमारा एक सूत्र की तरह होता है। ठीक है, इसमें हमारा प्लस रहेगा, एरो साइन रहेगा। ठीक है, रासायनिक समीकरण ऐसे बनाते हैं हम, हर एक परमाणुओं का सिंबल यूज करते हैं और अभिकारकों के बीच जोग का चिन्ह देते हैं। ठीक है, और उत्पाद की तरफ इशारा करने के लिए हम लोग एरो साइन देते हैं। ठीक है, एरो साइन, इसका हेड हमारा राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, ठीक है, और भी हमारा इसमें उत्पाद अगर होंगे तो ऐसे प्लस 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 करके उत्पाद लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक ही उत्पाद है, यहाँ एक ही लिखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग रासायनिक समीकरण समझ रहे होंगे कि क्या है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम एक समीकरण, उसे छोटा जल्दी लिखने के लिए समीकरण बनाए हैं। ठीक है, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को एक समीकरण में बनाते हैं, ठीक है, उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1 में दिया है कि इतना, देखिए एक्सरसाइज 1.1 देखिएगा एनसीईआरटी में। तो इसमें देखिए इतना बड़ा करके लिखा है, हमारा बताया है कैसे क्या मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन हो रहा है, तब हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, इतना लंबा चौड़ा। और मैं अगर इजिली लिख दूं तो हमारा Mg प्लस हमारा O2, यहां पे हम फॉर्म हो रहा है MgO। यहां हम इसका संकेतों का यूज करके इतना छोटा, इतना जल्दी लिख लिए। यहां हमें सब बता भी दे रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, ये दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, हमारा मैग्नीशियम का ऑक्सीजन वायु में, सॉरी वायु का मतलब कि वायु में हमारा क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो मैग्नीशियम का वायु में दहन किया जा रहा है, तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। और
पूरा कंप्लीट हमारा डिटेल्ड समीकरण लिखने के लिए हम इन परमाणुओं अणुओं का अवस्था लिखते हैं। हमारा मैग्नीशियम का अवस्था है सॉलिड, ऑक्सीजन का अवस्था है गैस, वायु गैस, और ये हमारा सॉलिड। हमारे अवस्था कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों को पता है। हमारा एक होता है सॉलिड, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, मतलब कि ठोस, ठीक है। हम समीकरण में इंग्लिश यूज करेंगे एस जी, ठीक है। और उसके बाद होता है हमारा गैस, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं गैस, ठीक। और उसके बाद हमारा होता है तरल, तरल हमारा होता है लिक्विड। और एक हमारा होता है एक्वास, जिसे एक्यू से डिनोट करते हैं, और ये होता है जलीय विलयन, जलीय विलयन, ठीक है। तो ये अवस्था हमारे 4 लिखे जाते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण में। हम इस चीजों का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसे एल से डिनोट करते हैं, एस जी एल ए क्यू, ठीक है, एक्वास। तो इन चीजों का, इन अवस्थाओं को जब हम रासायनिक अभिक्रिया में लिख देते हैं, रासायनिक समीकरण में लिख देते हैं, तो वो हमारा संपूर्ण एकदम अच्छा रासायनिक, कंप्लीट रासायनिक समीकरण बन जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग रासायनिक समीकरण समझ गए होंगे, ठीक है। हमें लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है कि मैग्नीशियम का वायु में दहन करते हैं तो हमें उत्पाद मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इजिली लिखो ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल मतलब कि एरो, ठीक है। और हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, इतना आसानी से हम छोटा, हमारा कितना समय का बचत हो रहा है। तो समय की बचत को देखते हुए, या कुछ भी कह लो, आसान करने के लिए हम लोगों के जो वैज्ञानिक जो है सब, उन्होंने रासायनिक अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण का सूत्र निकाल दिया कि हम अभिकारकों के बीच जो का चिन्ह देके, एरो का चिन्ह देके, फिर उत्पाद जितने होंगे उनके बीच योग का चिन्ह देके रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कुछ समीकरण लिखा कि Mg प्लस O2 हमारा MgO, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। आगे आपको अभी बहुत सारे रिएक्शन मिलेंगे, ठीक है। और मैं एक दो इक्वेशन लिख दूं आपको, जैसे कि कल आपको बताया था जिंक और H2SO4, ठीक है। ये आपको बताया था जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसका हम लोग और एक अभिक्रिया यहाँ पे रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। हमारा Fe प्लस H2O हमारा फॉर्म करता है Fe3SO4 प्लस Fe3 प्लस FeSO4 प्लस हमारा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ये अभी हमारा समीकरण हो गया। तो ऐसे हम बहुत सारे रासायनिक समीकरण, आपको आगे साइंस पढ़ते जाना है, मिलते जाएगा, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सारी हैं, आपको खत्म नहीं होगी। जितनी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उन सबका रासायनिक समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बहुत सारे रासायनिक समीकरण देख लिए, तो आप लोग समझ गए कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, ठीक है। हमें यहाँ रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है यही लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको एक्सरसाइज में दिया है रासायनिक समीकरण लिखने को। तो अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह देंगे, उसके बाद अब उत्पाद की तरफ हम जाएंगे तो ऐसा एरो चिन्ह देंगे, ठीक है, एरो चिन्ह देंगे, और उसके बाद हम उत्पाद लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा दो उत्पाद हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हमारा 2 या 2 से अधिक अभिकारक होंगे, एक या एक से अधिक हमारा उत्पाद हो सकता है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आप लोग रासायनिक समीकरण समझ गए। अब देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमेशा एग्जाम में आता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, आप बात करेंगे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो ये आगे करेंगे। पहले संतुलित करने का हम फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बस वहां थोड़ा दिमाग खटाना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा दिमाग पे जोर देना पड़ता है, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर देना पड़ता है। एक एग्जाम्पल आप लोग को किताब में दिया, वही यूज करते हैं। Fe प्लस H2O, ठीक है। आयरन को, ठीक है, लोहा को हम जल में डुबो दिए, ठीक है। तो हमारा फॉर्म होता है
Fe3O4 प्लस H2, ठीक है, प्लस H2। यही हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। यहाँ पे ये अभिक्रिया हमारा असंतुलित है, संतुलित नहीं है, ठीक है। तो इसको अब हम संतुलित करेंगे, ठीक है। इसको हम कैसे संतुलित करेंगे ये अभी हमें सीखना जरूरी है। यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि इस अभिक्रिया को कैसे संतुलित करें। तो इसको संतुलित करना बहुत ही आसान है, हम अभी पहले समझेंगे, इसलिए एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। हमेशा आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग पे जोड़ देंगे, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पे समझना है, इसलिए हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा Fe है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 हमारा परमाणु है, Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ पे हम, ये हमारा रिएक्टेंट साइड है, ये हमारा प्रोडक्ट साइड है, ठीक है। रिएक्टेंट मतलब कि अभिकारक साइड, प्रोडक्ट मतलब कि उत्पाद का साइड, ठीक है। हमारा अभी देखेंगे कि अभिकारक के साइड हमारा कितना परमाणु है Fe का, तो सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, ठीक है। और प्रोडक्ट में Fe देखे तो 3 है, 3 यहाँ पे लिखा है, मतलब इसका ये संख्या है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि 1 है, ठीक है। तो ये Fe 1 है, यहाँ पे 3 लिखा है, मतलब कि Fe 3 है। फिर अब देखते हैं ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन 1 है यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमारा रिएक्टेंट साइड मतलब कि अभिकारक साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड भी, उत्पाद साइड भी हमारा 2 ही है, तो ये हमारा हाइड्रोजन संतुलित है, ठीक है। अब इसको हमें संतुलित करना है, ठीक है। हम इनके अंदर कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, इसलिए इसे हम ब्रैकेट से घेर देते हैं, ठीक है। हमको इसके अंदर कुछ परिवर्तन नहीं करना है, हमको इसके अंदर कुछ परिवर्तन नहीं करना है। अब देखो Fe, इधर हमारा आयरन जो है 3 है, इधर 1 है, तो हम इन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनके आगे बैठा के, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर 3 बैठा दिया तो 3Fe यहाँ पे हमारा गिना जाएगा कि हमारा Fe का संख्या कितना हो गया, 3 हो गया, मतलब कि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा Fe 3 हो गया। अब ये हमारा Fe इधर बराबर हो गया, ये संतुलित हो गया। फिर भी हमारा अभी ऑक्सीजन का संख्या बराबर नहीं है, इसका मतलब कि ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो अब ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमें इसे 4 से गुणा करना होगा, तो हमें 4 4 बराबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से गुणा करने के लिए हमें यहाँ 4 बैठाना होगा, तो यहाँ 4 बैठा दिए तो ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन ये 4 इससे साथ भी गुणा होगा, तो हाइड्रोजन पहले से ही 2 था और 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 × 2 हमारा हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे ये 8 हो जाता है, ठीक है। अब फिर से हम जब ऑक्सीजन को संतुलित किए तो हमारा हाइड्रोजन गड़बड़ आ गया। हाइड्रोजन बबुआ बोल रहा है कि अब मैं तो बराबर नहीं हूँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तो कर लिए, अब मुझे क्यों गड़बड़ कर दिए, तो अब उसे सही करना होगा हमें। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है और यहाँ पे 2 है, तो इस 2 को हम जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा 8 हो जाएगा। अब हमारा देखिए ये 3 3 हो गया, ये 4 4 हो गया और ये 8 8 हो गया। यहाँ पे ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। ये समीकरण संतुलित हो गया, लेकिन ये एक पूरा स्पष्ट हमारा रासायनिक अभिक्रिया हम लोगों ने समीकरण नहीं लिखा है। अब बताओ क्यों नहीं लिखा है, कोई बता सकता है? दिमाग लगाओ थोड़ी देर, क्यों क्यों क्यों, इसमें क्या कमी है, क्या कमी है, क्या कमी है? जवाब तो कोई दे नहीं सकते, लेकिन सोचना, अपने जब वीडियो देखोगे तो सोचना यहाँ क्या कमी है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने अवस्था नहीं लिखा है कि ये हमारा सॉलिड है, ठीक है, ये हमारा लिक्विड है, ये हमारा सॉलिड है और ये हमारा गैस है। यहाँ पे हम लोगों ने अवस्था नहीं लिखा था, तो ये एस ऊपर मत लिखना, यहाँ साइड में लिखना, मेरा जगह नहीं था, मैंने पहले ये कर दिया बोल के ऊपर लिखा है, ठीक है। तो अब ये हमारा एकदम क्लियर पूरा कंप्लीट रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी चीज को बैलेंस करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं एक और अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ Mg+O2 हम लोगों ने पढ़ा, MgO फॉर्म करता है, ठीक है। ये ब्रैकेट देने की आपको जरूरत हर बार नहीं है, समझाया था पहले कि इसके अंदर हमें चेंजेस नहीं करना होता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट देके दिखाया था। अब यहाँ देखिए Mg हमारा 1 1 है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। हमारा ये भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया
नहीं है, रासायनिक समीकरण नहीं है। तो अब इसे हम संतुलित करेंगे, ठीक है। अब इसे संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, तो जब ऑक्सीजन के सामने 2 बैठाएंगे यहाँ पे, तो ये हमारा 2 हो गया, ऑक्सीजन संतुलित हो गया। लेकिन मैग्नीशियम बाबू बोल रहा है कि मैं तो गड़बड़ हो गया, मैं तो इधर 2 हो गया और इधर 1 हो गया, मुझे क्यों बराबर नहीं रहने दिए, मुझे क्यों बदल दिए। तो चलो इसको भी हम शांत कर देते हैं, ये क्यों गुस्सा करे बाबू, तुम भी शांत हो जाओ। तो अब यहाँ पे हम मैग्नीशियम के आगे 2 बैठा देंगे और हमारा हो जाएगा, अब ये जो हमारा मैग्नीशियम बाबू है, हम लोगों ने 2 बैठा के इसे भी शांत कर दिया, ये गुस्सा क्यों करेगा, इसको भी बराबर कर देते हैं। तो अभी देखो यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था और यहाँ पे 2 बैठा के इसे भी हम 2 कर दिए। तो ये हमारा एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो संतुलित करना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, ये टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। हाँ, तो संतुलित करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैंने 2 आपको एग्जाम्पल दिए, आप लोग को बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम आगे, ठीक है, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, ठीक है। किसी हमारा रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं, जो इधर हम इसे संतुलित कर रहे हैं, इसको संतुलित करना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, साथ ही साथ रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ये पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, क्यों हमें संतुलित करना जरूरी है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट वाला, ये बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला चीज है कि हम क्यों रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, हमें क्यों जरूरत है संतुलित करने का, बिना किसी ये का हम क्यों अपना माथा मारे संतुलित करने में, कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से हमें माथा वहां मारना पड़ता है, वहां पे हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, क्यों, ये बहुत ही जरूरी चीज है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्लास 9 में, कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा है एक नियम, क्या, कौन सा नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण, ठीक है। समझ आ रहा है आपको इसी से कि द्रव्यमान का हम लोगों को संरक्षण, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, 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 ठीक है, द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, न तो निर्माण होता है, न ही ह्रास, ठीक है। मतलब कि हमारा अभिक्रिया के पहले जितना उसका द्रव्यमान रहेगा, अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद जब हमारा उत्पाद आता है उसका भी द्रव्यमान उतना ही रहेगा। यहाँ पे किसी भी चीज का हमारा द्रव्यमान घटता बढ़ता नहीं है। जैसे कि अगर हम मान लें कि हाइड्रोजन हम 5 ग्राम ये किए, प्लस हमारा ऑक्सीजन हमारा 5 ग्राम ये हुआ, तो हमारा उत्पाद जो जल आता है H2O, ये 5 + 5 10 ग्राम का हमारा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो अभिकारक हमारा जितना था उसका द्रव्यमान उतना ही हमारा उत्पाद का भी होगा। ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है। न ही द्रव्यमान घटता है, न ही द्रव्यमान बढ़ता है, ठीक है। द्रव्यमान का न ही निर्माण होता है और न ही द्रव्यमान का ह्रास, ठीक है। हमारा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो हमारा होगा, अभिक्रिया से पहले जितना उसका द्रव्यमान था, वो अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद जो हमारा उत्पाद होता है उसका भी द्रव्यमान उतना ही रहेगा। न ही ओजन बढ़ेगा, न ही वजन घटेगा, ठीक है। जो वजन पहले था वही वजन बाद में ही रहेगा, ठीक है। इसमें न ही वजन बाहर से बढ़ता है, न ही वजन बाहर की तरफ जाके घटता है, ठीक है। यहाँ पे कोई द्रव्यमान का उत्पत्ति और विनाश नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे द्रव्यमान जितना था उतना ही रहता है। यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हमारा द्रव्यमान का न ही निर्माण होता है, न ही विनाश, ठीक है। ह्रास ना लिख के यहां लिख देते हैं विनाश, ठीक है।
स्पेलिंग गलत हो सकता है। मैं हिंदी बहुत दिन हो गया नहीं पढ़ा। इंग्लिश हम लोग के यहाँ 10th के बाद, अगर 10th तक आप हिंदी मीडियम है, लेकिन हमें अगर आगे पढ़ना है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर डिग्री, तो हमें सब इंग्लिश ही में ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो हिंदी बहुत दिन हो गया। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें यही बताता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न ही निर्माण होता है, द्रव्यमान का न ही विनाश। इसका मतलब कि हम जब ये लिख रहे हैं रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O इक्वल, हमारा क्या इक्वल मतलब कि एरो हमारा Fe3SO4 प्लस H2, ठीक है। ये हम लोगों ने समीकरण लिखा था और इसको हम संतुलित किए थे, क्योंकि इसे हमें संतुलित करना जरूरी था, ठीक है। तो अब संतुलित करना क्यों जरूरी था ये हमें पता चल गया, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार कभी भी द्रव्यमान का न ही निर्माण होता है, द्रव्यमान का न ही विनाश होता है। तो जब यहाँ हमारा Fe यहाँ मान लो 1 ग्राम है, तो उत्पाद में हमारा 3 ग्राम कैसे हो गया, कैसे? हम जो संख्या है परमाणु का उसको ग्राम में करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जब हमारा हाइड्रोजन यहाँ 2 ग्राम है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 ग्राम ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन भी हमारा यहाँ पे 1 ग्राम है, तो यहाँ हमारा अरे कुछ मैंने गलती लिख दिया क्या? Fe3 Fe3O4 S क्यों आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 4 ग्राम कैसे हुआ? जब यहाँ पे हमारा ये 1 ग्राम था, तो यहाँ 4 ग्राम कैसे हुआ? तो इसे हमें संतुलित करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा गलत है, क्योंकि हमारा द्रव्यमान न ही निर्माण होता है न ही विनाश। तो हमारा द्रव्यमान इधर जितना है उतना इधर भी वजन रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके इसे 3 ग्राम करना होता है, तो ये हमारा इक्वल हो जाता है। और यहाँ हमारा 4 से मल्टीप्लाई करके इसे हमें 4 ग्राम करना पड़ता है, और साथ ही साथ ये हमारा जब 8 ग्राम हो जाता है, तो यहाँ पे भी हम 4 से ये करके इसे 8 करते हैं, ठीक है। तो हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को न तोड़ने के लिए, इसके नियम के विरुद्ध न चलने के लिए इसे हम संतुलित करते हैं, ठीक है। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें बताता है कि द्रव्यमान न ही घटता है न ही बढ़ता है। इसका मतलब कि हमारा अभिक्रिया के समय, रासायनिक अभिक्रिया के समय जितना वजन था, वह अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद जब हमारा उत्पाद मिलता है उसका भी वजन उतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो रासायनिक समीकरण हम लोग बनाते हैं, इसमें यह जो नियम है ये हमें नहीं, उसको हमारा ये जो समीकरण है फॉलो नहीं करता, ठीक है। जैसे कि Mg+O2 हम करके MgO कर रहे हैं, ये भी हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम अभी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये इसके विरुद्ध है अभी, तो इसको हम संतुलित करके इस नियम के अनुसार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे Mg1 ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 करके यहाँ 2 कर देते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा अब जितना इधर ये परमाणु थे, जैसे कि 2 परमाणु, तो 2 परमाणु मैग्नीशियम का, 2 परमाणु ऑक्सीजन का, तो 2 परमाणु ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे अब परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। यहाँ हम ओजन नहीं देखेंगे, ओजन तो वजन में आपको समझाने के लिए बोल रहा था। यहाँ पे हम परमाणुओं की संख्या गिनती करते हैं। अब यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया, मैग्नीशियम 2 परमाणु हो गया, ऑक्सीजन का 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 परमाणु हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हम परमाणुओं की संख्या गिन के इसको संतुलित करते हैं। तो आपको इसमें यह समझना है कि हमारा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की संख्या जितनी, अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या जितनी है, उतने ही उत्पाद में परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए। तो यही कारण है कि हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। हमें आंसर लिखना होगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न ही द्रव्यमान की उत्पत्ति होती है, न ही द्रव्यमान का विनाश। इसलिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है, ठीक है। यही हमारा था रासायनिक समीकरण से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था वो। तो यहाँ पे मैंने आपको रासायनिक समीकरण पढ़ा दिया, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखा दिया, और साथ ही साथ रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है ये हम लोगों ने सीख गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और इससे थोड़ा सा भी हेल्प मिला तो वीडियो को लाइक करना, और साथ ही साथ अपने इस प्यारे से चैनल मैड इजी फिजिक्स को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि मैं अगला वीडियो जितने भी हमारे रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया एवं अभिक्रिया से रिलेटेड हमारा टॉपिक है उसका वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।